मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आए। इससे पहले कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कितने लोग जानते हैं? यानी कि पहला चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कितने लोगों ने पढ़ रखा है? ओके, आप सभी ने, ठीक है। तो आप सबको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में जानकारी भी होगी। यानी कि एक ऑर्बिटल जो S, P, D और F होता है। S में आपके पास एक ऑर्बिटल होता है, P में आपके पास 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है। और उसके लिए हम लोगों ने कई लॉ पढ़े थे, जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन सारी प्रिंसिपल का यूज करके हमने देखा था कि किस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिला दिया जाए और मिला करके एक मॉलिक्यूल बनाया जाए, तो उस जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, और उनके और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है? एटम के ऑर्बिटल में होता है ना, जिसे आप sp_df बोलते हो। सेम इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में हो गया, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। और अब सवाल ये है कि आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है, इसको समझें कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, वो कितने टाइप से होते हैं। इस आज के लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर ख़त्म होते होते आप बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख पाओगे, और साथ ही साथ आपको आखिरी में जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा इस पूरे टॉपिक का एक समराइज 5 मिनट का एक ट्रिक दूंगा, जिसमें पूरे टॉपिक में यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका आंसर आप उस 5 मिनट की वीडियो से या फिर 5 मिनट की क्लास से दे सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिखेंगे लिखिए द बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। The basic idea of molecular orbital theory is that atomic orbitals of individual atom that atomic orbitals of individual atom combine to form molecular orbital. एक बात ध्यान दें, जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूं तो मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद आ रहा है? जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूँ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन जब बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आएगी तो उस केस में एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब मल्टीपल में कितने, 2, 3, 4, डिपेंड करता है कितने एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। हर एक एटम जो आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे उन सब हर एक एटम का अपना एक न्यूक्लियस होगा, तो उस तरीके से जो मॉलिक्यूल तैयार होगा उस मॉलिक्यूल का भी अपना न्यूक्लियस होगा। सोचो 2 एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक न्यूक्लियस होता है। जब दोनों आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस। इसी तरीके से अगर मैं 3 एटम को आपस में मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनाऊं तो उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 3 न्यूक्लियस। इसी तरीके से ढेर सारे एटम को आपस में मिलाऊं और उससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करूं तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस होंगे? ढेर सारे। इसे हम पॉली न्यूक्लियाई बोल सकते हैं या पॉलीसेंटर बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। सेंटर का मतलब होता है न्यूक्लियस, इस बात को ध्यान देना। सेंटर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूक्लियस ग्रीक में बोलते हैं, बस इतना सा अंतर, लैंग्वेज अलग है, बाकी दोनों का मतलब सेम ही है। और अगर हिंदी में बोलो तो नाभिक बोलोगे, नाभिक हिंदी वर्ड है। हर किसी के बॉडी में एक सेंटर पॉइंट होता है, इसे नाभि बोलते हैं, वो हिंदी वर्ड जिसका मतलब होता है सेंटर, जैसे न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स
the electrons in molecules are present in the electrons in molecule are present in molecular orbitals. The electrons in molecules are present in molecular orbitals which are associated with several nuclei, which are associated with several nuclei. तो मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, इसी तरीके से एक और मैं न्यूक्लियस बनाऊं और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, तो ये भी अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल तैयार होगा, जिस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप मुझे बताइए इस एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियाई है? एक। दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक न्यूक्लियस है। जब ये दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करते हैं तो इसमें कितने न्यूक्लियस आते हैं? 2 न्यूक्लियस है। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। अब फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हेडिंग डालिए। फीचर्स ऑफ, हाँ, फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एक एक करके मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, आप फटाफट नोट करते चले जाएं। क्या बेटा? किस में? हाँ, अभी वो उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अभी तो मैंने बस ऐसे बोल दिया है कि 2 एटम आपस में मिलेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उन सब का कॉन्सेप्ट, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कशन धीरे धीरे आपका करते जाएंगे। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना भी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, electrons of a molecule are present in different molecular orbitals. Electrons of a molecule are present in different molecular orbital. Electrons of a molecule are present in different molecular orbitals. जो जैसे आटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते थे, उसी तरीके से मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अब हमें समझना है कि आखिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिफरेंट टाइप के हैं वो कैसे होंगे, इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, सेकेंड फीचर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals. Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of proper symmetry, combination of atomic orbitals of proper symmetry and comparable molecular and comparable energies, ऐसे लिख लो, and comparable energies, प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जीज वाले जो एटम्स, ऐसा नहीं है देखो
कि हर एक एटम के ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वही ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, या साथ ही साथ आप कह सकते हो जिनकी सिमेट्री सेम है, वही आपस में मिल सकते। जैसे एस एस के साथ आपस में मिल सकता है, पी पी के साथ। अब पी में क्या है, पी एक्स के साथ मिल सकता है, पी वाई के साथ मिल सकता है, और पी जेड के साथ मिल सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि पी एक्स पी वाई के साथ मिले। हाँ, नहीं, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी में आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, atomic orbitals are monocentric. Atomic orbitals are monocentric, but मोनोसेंट्रिक यानी एक ही सेंटर होता है। देखो एक सिंगल सेंटर है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। अब बताओ ये पॉलीसेंट्रिक किस बात पे डिपेंड करता है, कितने एटम्स, आप ब्रैकेट में लिख देना, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, डिपेंड्स ऑन number of atoms present in the molecule. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा नंबर है बेटा? फोर्थ, थर्ड में मिस कर दिया, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। एक और बात ध्यान से देखो, क्या मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको बताया था ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते और हाइब्रिडाइजेशन तैयार करते थे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सोचो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? 2। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। लिखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combined। जितने atomic orbital combine होंगे उतने ही नंबर के molecular orbital फॉर्म होंगे। फिर से बोलूँ, number of atomic क्या बोला बेटा? number of molecular orbital formed is equal to नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं अभी एक ऐसा बन रहा, एक और बनता है जो मैंने इस टाइम पे बताया नहीं, क्योंकि वो आगे चल के मैं आपको बताने ही वाला हूँ। एक ये बनता है, आगे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, अभी चिंता मत करो। तो सर क्या मतलब 2 एटम आपस में मिले और इस तरीके से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 न्यूक्लियस है, इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 न्यूक्लियस है। इनसे 2 फॉर्म हुए, इन दोनों से नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ही हैं, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ये तो ऐसे हो गए जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। सेम ऐसे ही उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। अभी इसके बारे में समझाऊंगा डिटेल में, अभी सब्र रखें, भी कुछ पॉइंट्स, बस पॉइंट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, These are called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका bonding molecular orbital और ये है anti-bonding molecular orbital। These are called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। ठीक, These are called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट इसमें और नोट कर लें,
द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप पूरा ना लिखने के बजाय BMO लिख दो, तो BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। अब बताओ अगर एनर्जी लोअर है तो स्टेबिलिटी, हाँ, हैविंग लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। but anti-bonding molecular orbital has higher energy, anti-bonding molecular orbital has higher energy। अब बताओ एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, hence lesser stability या lower stability। यहाँ से लड़ाई शुरू होगी। अभी तक तो आपने इसके फीचर्स पढ़े, अब इन फीचर्स को समझना अपने आप में सबसे बड़ा टफ टास्क है। फिर से एक बार सारे फीचर्स एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं जिनकी सिमेट्री सेम हो और साथ ही साथ एनर्जी भी सेम हो, कंपेरेबल सेम हो, तभी जा कर के वो आपस में कंबाइन होंगे। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसको समझने के लिए वापस मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ले चलता हूँ। क्या आपने त्रिशूल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम? क्या था बेटा वो? वेव फंक्शन। क्या था वो? वेव फंक्शन। यानी कि जब भी कभी, ध्यान से देखें, जब भी मैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंपल सा मतलब होता था, मैं याद दिला दूं, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो किसी ने ना पढ़ा हो, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं याद दिला दूं। एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ और नहीं बल्कि होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी जगह एटम के अंदर, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? इट इज़ द, बताओ बेटा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of finding an electron in atom। एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इस बात को समझने के लिए हमने एक वेव फंक्शन पढ़ा था, याद आ रहा है? तो हमने इसको समझने के लिए एक वेव फंक्शन पढ़ा था और वो वेव फंक्शन को हम बोलते थे चाय, याद आ रहा है? तो अब ये कुछ ऐसा होता था, मैंने आपको बताया था, इसका सिंपल सा वेव फंक्शन है तो ऑब्वियसली वेव होगा। वेव फंक्शन है तो क्या होगा बेटा? वेव। तो मैंने लिख दिया ये वेव। अब आपको पता है सबको, वेव दो तरीके के होते हैं, मतलब इस तरीके से वेव होता है और उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोब्स होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे वेव लेंथ बोलते हैं। क्या यहाँ तक याद है? ये सारी पुरानी बातें हैं। अगर मान लो आपको याद नहीं, तभी आप ध्यान से देख लें कि ये एक वेव है, मस्त एकदम लहराता हुआ। ये क्या है? एक वेव। ये वेव बता रहा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, ठीक है ना? सही मायने में मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक कि मैं इसका स्क्वायर ना करूं। जब मैं इस वेव फंक्शन का स्क्वायर करता था तब जाके मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता था, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मिलता था। आइए इसको समझाता हूँ। जाने अनजाने में किसी ऑर्बिटल को समझना है तो आपको वेव समझना पड़ेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये एक वेव है। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं, मैं कह रहा हूँ ए और बी को मैंने आपस में मिलाया। दो एटम क्या है? ए और बी। तो ये ए का अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका जो वेव फंक्शन है वो हो गया चाई ए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बी का भी वेव होगा ना बेटा,
आपने कहा सर ये v का वेव हो गया, तो इसका जो वेव फंक्शन क्या होगा बेटा, चाहे b। तो ये हो गया चाहे b, यानी कि एक a का वेव फंक्शन, एक b का वेव फंक्शन। अब अगर मैं इन वेव को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराऊं, ध्यान से देखें, अगर मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर है, इसका नेगेटिव वाला ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, मान लो ये नेगेटिव पोर्शन है और ये वाइट वाला पॉजिटिव, तो सेम इसका भी ये नेगेटिव और ये। जब दोनों को ओवरलैप कराऊं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, दोनों को ऐसे ओवरलैप कराऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ऐड हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं इसको पलट करके ऐसे ओवरलैप कराऊं, अब क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी मार्च करते हुए आर्मी को देखा है? अच्छा, बाहुबली देखा है, मूवी बाहुबली? उसमें बाहुबली में आपने देखा होगा कि जब भल्लाल देव और बाहुबली दोनों मिलकर के शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, तो राजा किसको बनाया गया था, भल्लाल देव को। तो भल्लाल देव जब अपना शपथ ग्रहण कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे बाहुबली ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद लोग एकदम भाला जो था ताड़ 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 ताड़, याद आ रहा है दर्द, वो सीन याद आ रहा है ना। और उसकी वजह से एक ऐसा वाइब्रेशन अर्थ पे क्रिएट हुआ कि सभी जितने सीट थे सब हिलने लगे, इवन कि बाहुबली का सिंहासन भी हिल गया था, उनकी टोपी गिरने वाली थी। अरे छतरी को ही टोपी बोलते हैं भाई, चलो ठीक है, मान लो छतरी गिरने वाली थी उनकी। तो वो सीन याद आ रहा है ना सबको? ठीक है, वो क्यों होता है ऐसे बताता हूँ। जब एक वेव होता है ना, जैसे एक वेव चल रहा है, उसी वेव, अच्छा आपने झूला तो झूला होगा भाई, ठीक है। अब ये वाला जो सावन में झूलते हैं, सावन के झूलों ने, तो अब ये जो झूले होते हैं तो आपने देखा होगा, मान लीजिए झूला इस तरफ आ रहा है तो आप उसे आने देते हैं, आने देते हैं, आने देते हैं, और उसके बाद जैसे आगे जाने वाला होता है उसी टाइम आप उसे पुश करते हो ताकि वो बहुत तेज़ आगे जाए। सोचो उधर से वो आ रहा हो, रास्ते में आप रोक लो उसको, क्या होगा? आपको चोट लगेगी। क्या उसका जो स्पीड है बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये अपोज करना हुआ। लेकिन जब ये इस तरफ आ रहा है तो आने दो, और जैसे ही वापस जाने वाला उसी टाइम आपको इसे पिंग मारना बोलते हैं, आपको याद हो अगर किसी को पता है तो इस केस में सेम यही, इसे पुश करना होता है। जब झूला नीचे की तरफ जा रहा हो तो दो लोग ऐसे होते हैं, झूले पे खड़े होते हैं, एक तरफ ये जब ऊपर जा करके झूला नीचे आने वाला तो इधर पुश करते हैं, फिर इधर वाला फिर ऐसे पुश करता है, तो ये झूला ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और बीच में लोग बैठे होते हैं। ये वाला झूला शायद आपने ना देखा हो, लेकिन गाँव में सावन में यही वाला झूला होता है, ठीक है। अरे बना देता हूँ भाई, बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसा होता है झूला, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो लोग बैठते ही हैं, साथ में यहाँ पे दो बंदे खड़े रहते हैं। अरे जो भी होता है, अब बाकी लोग इसमें, ये वाले झूले इस पर बाकी लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो इधर ये झूला जब इधर जाता है तो ये बंदा आराम से खड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये वापस लौटने वाला तो ये बहुत तेज़ी से पुश करता है, और फिर जब ये ऊपर आ चुका होता है इधर, तो जब जाने वाला तो ये वाला पुश करता है। तो ये दोनों ऑपरेटर होते हैं जो झूले को चलाने का काम करते हैं। आपने अगर कभी झूला हो तो, ठीक है, चलो ठीक है। अब सोचो ज़रा, एक मिनट के लिए सोचो, कोई नया ऑपरेटर आया है जिसको नहीं आता कुछ भी, और दोनों एक साथ पुश कर रहे हैं झूले को। अब बताओ झूला किधर जाएगा? नहीं जाएगा ना। जिसका पुश ज़्यादा होगा झूला उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेम इसी तरीके से जब हम वेव को आपस में ओवरलैप कराते हैं ना बेटा, तो वेव को ओवरलैप करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, क्या सेम फेज में हो रही है या अपोजिट फेज में। सोचो अगर ये वेव उठा करके एज इट इज इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या सेम फेज हो गया, जिससे दोनों का ए प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएगा और इससे एक रिजल्टेंट वेव तैयार होगा, और ये जो रिजल्टेंट वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से। क्या बात क्लियर हो गई? डन, गुड। इस टाइप के इंटरफेस को, इस टाइप के इंटरफेरेंस को
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, आपको वेव मैकेनिक्स में आगे पढ़ा जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिंपल सा मतलब है दो वेव के सेम साइन को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, ओवरलैप करा दिया गया। अब आपने कहा कि सर इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस हुआ। चलो ये जो ऑर्बिटल तैयार हुआ, ये ऑर्बिटल ए है, ये ऑर्बिटल बी है, तो ये ऑर्बिटल क्या होगा? चाई ए बी। क्या ये बात क्लियर हुई? नॉर्मली होना क्या चाहिए, चाई ए बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? चाई ए प्लस चाई बी, यही होनी चाहिए, हाँ या ना? आओ एक बार चेक करते हैं। हमें चाई ए से मतलब है या चाई स्क्वायर ए से? तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, चाई ए का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? चाई बी का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? चाई ए बी का स्क्वायर, दैट मीन्स चाई ए प्लस चाई बी का होल का स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 चाई ए चाई बी। बताओ ये भैया, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है a का और ये क्या है? b का। यानी कि अगर मैंने एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर रख दिया तो मुझे मिलना क्या चाहिए था? दोनों का जितना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है आपस में ऐड हो जाते, तो इतना मिलना चाहिए था, हाँ? मिला उससे ज़्यादा। तो सवाल है कि ज़्यादा क्यों मिला, क्या रीज़न? ये जो ज़्यादा मिलने हैं, इस मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ? तो आइए इसको समझा देता हूँ। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पाए जा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हुए। और यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस बी वाला न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ये हुए। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच में, ध्यान देना, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये कुछ और नहीं बल्कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जितना इंडिविजुअल होना चाहिए था इस बार उससे ज़्यादा है। इसका मतलब हमने तो सोचा था कि अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास लाऊंगा तो ये न्यूक्लियस, पहले मैंने क्या सोचा था, देखो मैंने क्या सोचा था कि ये दो न्यूक्लियस है, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बनेंगे। यही तो हुआ, यही हुआ ना बेटा? लेकिन हुआ कुछ और, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, ये जो किनारे किनारे हैं ना, ये भी पास में आ जाते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस न्यूक्लियस के किनारे के साइड कम हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बताओ, आप मुझे खुद ही बता दो, अब ये सब तो आप समझ ही गए होगे कि भैया किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और सेंटर पे ज़्यादा हो गए। अब मुझे बताओ, दो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे, रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो रिपल्सन कम हुआ या ज़्यादा? अब अगर रिपल्सन कम हो गया तो एनर्जी भी, एनर्जी ज़्यादा या कम? रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूलर एनर्जी क्रिएट होती है। अगर रिपल्सन कम हो गया तो एनर्जी भी कम हो गई और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और इस वजह से चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कहलाया बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फटाफट पॉइंट बता दो, बताओ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस कम हुआ या ज़्यादा? तो आपने कहा रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज कर गया। फिर से बताना, अगर न्यूक्लियस डिक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या हुई? मॉलिक्यूलर एनर्जी या ऑर्बिटल एनर्जी भी बोल सकते हो, ये क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो गई? स्टेबिलिटी हो गई ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव, ये इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस कहलाया बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि सेम फेज में ऑर्बिटल एटम्स आपस में ओवरलैप करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर से एक बार देखें, दो एटम हमारे पास थे, उन एटम का अपना अपना वेव था। जब ये वेव आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, या तो वो सेम फेज में ओवरलैप करें या तो अपोजिट फेज में ओवरलैप करें। अगर ये सेम फेज में ओवरलैप करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं और उस बढ़ने की वजह से उसकी रिपल्सन रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस कम हो जाता है और इसकी वजह से मॉलिक्यूलर एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस क्या होगा?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो गई बेटा, बढ़ गया। तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ गए, रिपल्सन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव भी तो होगा फिर। नहीं, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना न्यूक्लियस का रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रिपल, अच्छा इन्होंने कहा सर इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन होना चाहिए, मैं मान गया, कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, सीधा साधा हूँ, मैं तो मान जाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या चल रहा है? तो उसको पता ही नहीं है ना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा कहीं और पे होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं। मैंने ये जो डॉट दिखाई वो इतनी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतनी सारी जगह है जहाँ पे एक एक बार करके इलेक्ट्रॉन गया है। क्या मेरी बात याद आ रही है? मैंने बोला था एक ही इलेक्ट्रॉन कई जगहों पे घूम सकता है। जब मैं ऑर्बिटल समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप एक फ़ोटो ले ले, कैमरा ले लो और हर एक ऑर्बिटल में हर एक सेकंड में आप फ़ोटो क्लिक करते जाओ, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की 1000 फ़ोटो में 1000 पॉइंट दिखेगा। अब उस पॉइंट को आपने बना दिया। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर पाया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर पाए जाने के चांसेस कहाँ पर हैं? न्यूक्लियस के जस्ट बीच में, इसलिए इसका रिपल्सन कम हुआ। क्या बात क्लियर होगी? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली, इसलिए उसमें रिपल्सन नहीं हो रहा। एनीवे, ये रहा आपका। बताओ अभी हमने क्या सीखा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी सीखा, अभी क्या बचा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके पेजेस को उल्टा कर देंगे तो हाँ, बस इनके फेजेस को उल्टा कर दोगे, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। आप पहले इसको नोट करो, फिर एंटी बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। 1 मिनट। लेकिन इसको, ये जो पोर्शन मैंने अभी भी समझाया, इसके लिए आपको हेडिंग भी डालनी थी जो मैंने नहीं डाला। आप इसे हेडिंग डालेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ जो हेडिंग है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे बोलते हैं LCAO। LCAO। LCAO का मतलब क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने अभी कॉम्बिनेशन जो देखा वो कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा है। कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बाद में डिस्ट्रक्टिव भी देख लेंगे, पहले इसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चाहें तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हेडिंग डालना था आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप डाल देना। ये फिजिक्स में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ाया जाएगा बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जब दो वेव एक दूसरे के सेम फेज में मिलते हैं तो वो वेव बढ़ जाता है, अपोजिट फेज में मिलती हैं तो वो कम हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बताओ, हाँ, डिफरेंट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल्स होंगे तो उस केस में एनर्जी अगर डिफरेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम एनर्जी उसी में भाग जाएंगे, तो मॉलिक्यूल बनाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया। इस बार हमने बस एक बार फाइनली इसे रिवाइज कर लेते हैं। इस बार हमने बस कुछ और नहीं किया बल्कि वेव को पलट दिया, एक वेव को पलट दिया। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर ये चाहिए है और ये चाय भी है तो होना क्या चाहिए? चाहिए बी की वैल्यू चाहिए माइनस चाय बी हो गई। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो चाहिए स्क्वायर, इसका हो गया चाई बी स्क्वायर, और इसका हो गया चाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू चाहिए स्क्वायर प्लस चाई बी स्क्वायर माइनस 2 चाहिए चाई बी। यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस बार ज़्यादा होने के बजाय कम हो गया। अब हमने क्या किया? दो न्यूक्लियस लिख लिया और उनके बीच के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस को कुछ इस तरीके से दिखा दिया। यानी कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, उस पोर्शन को हमने नाम दे दिया नोड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज किया है, इसलिए रिपल्सन भी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज कर गया होगा और ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ गई होगी और स्टेबिलिटी क्या हो गई? घट गई। इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइनली एक बार मुझे बताइए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करते हैं तो सेम फेज में, अपोजिट फेज में, सेम फेज में ओवरलैप करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो ओवरलैपिंग होता है वो अपोजिट फेज में होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो ऑर्बिटल होता है, उसका नाम क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर बनता है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? बॉन्डिंग की। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल जिसमें नोड पाया जाता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत अच्छे। इस तरीके से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश की। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को के बीच में डिफरेंस लिख लेते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे, पहले ये नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फटाफट बताते जाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट लिखें, एक तरफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख लीजिए, एक तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एक तरफ लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला पॉइंट लिखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखिए, bonding molecular orbital is formed by the addition bonding molecular orbital formed by addition of wave function in same phase, या आप ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन सेम फेज लिख सकते हो। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन इन सेम फेज। और दूसरे में क्या लिखोगे? अपोजिट फेज। हाँ बेटा, किसके? मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय एडिशन इन सेम फेज और एंटी बॉन्डिंग में एडिशन इन अपोजिट फेज। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग में लिखेंगे, इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले में इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और उसमें क्या होगा? समझ गए होगा आगे क्या लिखोगे? लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। लेसर लिखोगे आप, लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। बताओ रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स किस में ज़्यादा किस में कम? एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है। हाँ, तो लिखेंगे बॉन्डिंग वाले में लिख लेंगे, in bonding molecular orbital there are less repulsion between two nuclei, there are less repulsion between two nuclei। दूसरे वाले में more repulsion between two nuclei। एनर्जी बताओ। एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग में लिखेंगे, इट पॉजेज या फिर इट हैव लिख लीजिए, लोअर एनर्जी देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में लिखेंगे, इट हैज़ लोअर एनर्जी देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब उसमें क्या लिखोगे? लोअर या हायर? हायर। दूसरे में लिखेंगे, इट हैज़ हायर एनर्जी देन आइसोलेटेड, हाँ, आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी कम? बॉन्डिंग की ज़्यादा। हाँ, बॉन्डिंग में लिखेंगे
दे आर हायर स्टेबल ऑर्बिटल या हाई स्टेबल ऑर्बिटल। हाई स्टेबल ऑर्बिटल। कहते कि दो ऑर्बिटल जो दिख रहे हैं उनकी अपनी एक एनर्जी होगी, जो दोनों आपस में मिले हैं उससे एक एनर्जी होगी ना उनकी, हर एक एटम की। तो अगर उस एटम की जो एनर्जी है जब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो की एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू अकेले उस एटम की एनर्जी के। ठीक है ना। अब जरा एक बार इधर आ जाइए और मुझे वापस से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थोड़ी सी याद दिला दीजिए। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, किसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग अबाउ प्रिंसिपल यूज करते थे, हुंड लॉ यूज करते थे और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते थे, यही यूज करते थे। यहाँ पे भी लगभग सेम होगा। तो हेडिंग डालेंगे, पहले तो एनर्जी और लेवल लिख देता हूँ, फिर एक बार एनर्जी लेवल मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले कि एनर्जी लेवल बनाऊँ, पहले कितने ऑर्बिटल बनते हैं बता देता हूँ। आप में से कोई मुझे बताए एस और एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता था या पाई बॉन्ड? आपने कहा सिग्मा, क्या बना? लेकिन आपने कहा सर अगर दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो दो ऑर्बिटल बनने चाहिए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम होगा सिग्मा और एक का नाम होगा सिग्मा स्टार। हाँ, स्टार। तो ये जो स्टार है ना, अब आप लोग कहोगे सर आप स्टार ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो, मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सिग्मा स्टार है। ठीक, ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार। जो सिग्मा है इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, इसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। और ये क्या है? ABMO। फिर से इधर आ जाओ। जब PZ के साथ ओवरलैप करता है तो सिग्मा बनाता है या पाई? सिग्मा। तो बताओ, फिर से दो सिग्मा आया, एक सिग्मा PZ, इसको भी SS लिख देना, तो दूसरा भी सिग्मा PZ, लेकिन अंतर क्या होगा? एक स्टार होगा। यानी कि ये क्या हो गया बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर मैं PZ के बजाय PX आपस में ओवरलैप कराऊँ, PZ के बजाय, देखो अगर मैं कहूँ कि PX और PX आपस में ओवरलैप करेगा, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा भैया? PZ ओवरलैप करके सिग्मा बना चुका है, तो बाकी दोनों क्या बनेंगे? पाई। मैंने क्या बोला था, जब एक्सिस डिसाइड ना हो तो क्या मान के चलेंगे? Z। तो Z एक्सिस से हमने सिग्मा बना लिया, तो बाकी दोनों से क्या बनेगा? पाई। तो अब आपने कहा दो पाई बनेगा, एक पाई तो बनेगा, एक पाई स्टार। तो यहाँ क्या लिख दूँ? पाई PX और यहाँ पे पाई स्टार PX। अब बताओ ये PX जो पाई है वो कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम इसी तरीके से अगर PY को PY के साथ ओवरलैप कराऊं, अब बताओ बेटा, दो पाई बनेगा, एक तो पाई और एक पाई स्टार। तो क्या लिख दूँ? पाई PY और पाई स्टार PY। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्या बात, कोई दिक्कत है किसी को? अब आपको ये पता चल चुका है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। फिर से दो दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। दो px आपस में ओवरलैप करें, फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते थे तो वहाँ पे हम पहले लिखते थे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे करते थे। तो मुझे एनर्जी पता होनी चाहिए ना एटॉमिक ऑर्बिटल की। वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की मुझे एनर्जी पता थी, तो यहाँ मुझे किसकी एनर्जी चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। फिलहाल अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ, आप पहले इसको नोट करें जल्दी से, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ बेटा, नहीं,
अब सबसे पहली लाइन उसमें लिखा दे सिमेट्रिकल ऑन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एस और पी की ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल होगी, मॉलिक्यूल बनाएंगे नहीं वो। बॉन्ड बनना, मॉलिक्यूल बनना दो अलग अलग बात है। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी में वो थी जब बॉन्ड बनता था, ठीक है। एनीवे आप आइए इस बार एक बार अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, फिर जाके आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, इसकी हेडिंग क्या है? हाँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, हाँ पहले एनर्जी ऑर्डर लिखूंगा तभी तो भरोगे। ठीक, सिग्मा 1s देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक है तो ये एनर्जी ऑर्डर बनेगा। सिग्मा 1s पहले भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s भरेगा, फिर सिग्मा 2s भरेगा और फिर सिग्मा स्टार 2s भरेगा। फिर पाई वाले दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो एक एक भरेंगे, फिर वापस से एक एक भरेंगे, फिर सिग्मा 2pz भरेगा, फिर ये दोनों एक एक भरेंगे, फिर एक एक भरेंगे, फिर 2pz बनेगा। ये वापस से वैसे जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ये वाला जैसे जब ऑर्बिटल में देखो 3 ऑर्बिटल होते थे पी में, तो पहले आप कैसे भरते थे, एक 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 भर देते थे, फिर जब आप वापस आते थे ना, तो ये भी दोनों बराबर एनर्जी है, तो पहले एक एक भर दोगे, फिर वापस आओगे एक एक भरोगे, ठीक है ना। ओके, टोटल तो 4 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन तरीका अलग। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक होंगे, तो ये ऑर्डर अभी बताऊंगा, अभी सब्र रखो। अभी रुको, अभी बताऊंगा, अभी इस पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आऊँगा सब कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी बस एनर्जी ऑर्डर एजिटिव कॉपी कर लो। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे, याद रखना 15 से लेके 20 तक थोड़ा सा बदलाव आता है, ये थोड़ा पहले आ जाता है। तो सिग्मा 2pz पहले आ गया, और पाई 2px और पाई 2py और पाई स्टार एक साथ हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। याद आ रहा है? तो नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद पेयरिंग शुरू होने लगती है, तो पेयरिंग की वजह से एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और ये ऑर्डर ये फॉलो होने लगता है। आप एज इट इज पहले ऑर्डर फॉलो कर लीजिए, आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद रखें, और उसके बाद मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा देता हूँ। 20 से ज़्यादा के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वैलिड नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम 1 से लेकर 20 तक की हम बात करेंगे। उसके लिए दूसरी थियरी है, बाद में बताऊँगा। एक बार देखें यहाँ पे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल बनाया आपने और उस मॉलिक्यूल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2।
एक हाइड्रोजन का दूसरे एक का हाइड्रोजन का, दोनों को ऐड करके 2 हो जाएगा। जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल एटम आपस में मिलकर हीलियम मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जब 2 लिथियम एटम आपस में मिलेंगे 6, 2 कार्बन मिलेंगे 12, 2 नाइट्रोजन मिलेंगे 2 ऑक्सीजन मिलेंगे 2 फ्लोरीन मिलेंगे और 2 नियॉन मिलेंगे 20। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो आपस में ऐड हो रहे हैं, वो जो 2 एटम आपस में ऐड होने पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी देख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक है तो हम लोग ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिर्फ सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, फिर सिग्मा 2pz की एनर्जी इनसे ज़्यादा है, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर है, फिर सिग्मा स्टार 2pz की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 को क्रॉस कर गए, यानी 15 आ गए, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के मॉलिक्यूल बनाए गए, तो मॉलिक्यूल का जो ऑर्डर होगा वो ये फॉलो होगा। तो सबसे पहले अंतर क्या आया? सिर्फ सिग्मा 2pz का जो एनर्जी यहाँ पे सिग्मा 2px और 2py से ज़्यादा हो रहा था, वही मॉडिफाई होकर के यहाँ आ जाएगा। सिग्मा 2pz की एनर्जी इस बार क्या है? कम है, पिछली बार ज़्यादा थी। बस इतना आसान था, उसके अलावा कोई अंतर नहीं, बस यही चेंज है। हाँ भी समझा रहा हूँ, पूरा एग्जाम्पल क्या, जितने मॉलिक्यूल हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ही को करने हैं। अभी देखें, अब सवाल है कि अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, हर एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बेटा बात कर लो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बात कौन सी है? देखें ध्यान से। सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है ये। तो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 10 ऑर्बिटल आपके पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 20 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो इसलिए 20 तक का अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। अब मान लो आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये जो आप देख पा रहे हैं जितने स्टार दिख रहा है वो कौन से ऑर्बिटल हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना। उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इन सब के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब आप पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लोगे। जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। और इससे पता चल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। आप कहेंगे इससे बॉन्ड ऑर्डर कौन से पता चलेगा? देखो, तो इससे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो NB - NA/2 होगा। अब आप सोच रहे हैं ये NB क्या है? बताओ बेटा, NB क्या है? NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ Na की वैल्यू क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। डन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आपको पुरानी कुछ बातें याद होगी, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम, और बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन एक चीज़ की यूनिवर्सली है, वो क्या है? बॉन्ड लेंथ। क्या है? बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तक अब ये ऑर्डर देखते हुए आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और आगे के अब अगले आने वाले हम लोग 15 मिनट में सारे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके ये पता करेंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। यहाँ पे एक और बात मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। अब बेटा कोई भी मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पास ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो,
या ऐसा हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। बताओ, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अकेला है, क्या होना चाहेगा? पेयर होना चाहेगा। उसके लिए वो इधर उधर भागेगा, भटकेगा कि नहीं, और इसी वजह से वो बॉन्ड बनाएगा। और जो पहले से पेयर्ड है वो क्यों बॉन्ड बनाएगा? वो तो पहले से पेयर है, वो स्टेबल है, उसका जीवन अच्छा चल रहा है। कौन भटकता है? अकेला वाला, है ना, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप करता है, और इस जंप करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है और कलर फॉर्म करता है। तो रंगीन जीवन है उसका, क्यों? क्योंकि वो अकेले है। अब उसके साथ कोई और आ जाता तो उसका जीवन ख़त्म हो जाता है। उसे लगता भले स्टार्टिंग में तो रंगीन होगा, लेकिन नहीं, वो कलरफुल के बजाय कलरलेस हो जाता है। इधर देखेंगे फिर से, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब, या तो अब इसको कैसे पता करेंगे? मान लो ये है, मैं चुंबक इसके पास लेके जाऊँ, तो दो तरीका हो सकता है, या तो वो चुंबक से चिपक जाए, या तो कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। ये दो ऑप्शन हो सकता है। अगर ये चुंबक से चिपक जा रहा है या फिर दूर चला जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेट की वजह से इफेक्ट में आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नोन एज मैग्नेटिक। इसे पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। लेकिन अगर मैग्नेट बगल से लेके गया और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसको हम डाया मैग्नेटिक बोलेंगे। डाया का मतलब दो पेयर्ड हो चुके हैं ऑर्बिटल, और पैरा का मतलब अकेला है इलेक्ट्रॉन। तो पैरा मैग्नेटिक तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, और डाया मैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप पहले ये नोट करिए, नोट करने के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर हेडिंग डाल करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, ये पूरा क्या बेटा? लोन पेयर किसके साथ? कौन सा? ये नहीं, ये अलग चीज़, ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। आप इसको पहले नोट करें, उसके बाद एक मैग्नेटिक बिहेवियर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। स्क्वायर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो, हो सकता है आप कंफ्यूज हो सको, ये बॉन्ड एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी नहीं है। ध्यान देना इस बात को। अब आप सोच रहे हो ये दो अलग अलग बातें आप कर रहे हो, कभी एनर्जी बढ़ाने से स्टेबिलिटी कम कर देते हो, कभी एनर्जी बढ़ाने से स्टेबिलिटी ज़्यादा कर देते हो, यही ना बेटा? ये कन्फ्यूजन मुझे भी थी जब मैं पढ़ता था, तो ये कन्फ्यूजन मुझे भी थी। एक बार मैं अपने सर के पास गया, तो हमारे साथ एक दिक्कत थी कि जो टीचर पढ़ाते थे वो डाउट नहीं लेते थे, डाउट के लिए दूसरे टीचर होते थे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी थे हम लोग, है ना। तो जिस क्लास में हम बैठते थे उस क्लास में एक दो बच्चा नहीं होता था। आप सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोच सकते हो? 150, 1500 बच्चे। अब आप सोच रहे हो कि मैं फेंक रहा हूँ। कभी कभी बच्चों को लगने लगता है सर फेंक रहे हैं, पकड़ लो फिर फेंक रहे हो। अब फिर अभी भी उसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, काकादेव में पढ़ता था कानपुर में, और आशीष, अनीस, पंकज 3 टीचर थे जो मेरे टीचर हैं। आशीष सर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अनीस सर फिजिक्स पढ़ाते थे, और पंकज सर पढ़ाते थे केमिस्ट्री। आप गूगल करेंगे और किसी न किसी की वीडियो आपको क्लास की दिख जाएगी, और फिर उसके बाद एक बार खुद चेक कर लेना कि कितने बच्चे हैं उसमें। सर आप 1500 क्लास में कैसे हो चुकी है? हाँ भैया, लॉकडाउन में कुछ दिन तक बंद रहा, उन लोगों का बिजनेस ठप हो गया, उसके बाद फिर से चल गए। तो बेटा तुम गूगल करना ना, उसमें यूट्यूब पे दिखेगा साफ साफ। तुमने कभी खान सर की क्लास नहीं देखी क्या? विकास दिव्यकीर्ति की क्लास नहीं देखी है? देखी है ना। तो उसमें कितने बच्चे होते हैं? 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ पे नहीं, वो एक मूवी थिएटर की तरह होता था। वो सीट ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता था, ऑडिटोरियम टाइप का होता था, बहुत बड़ा सा बोर्ड होता था, और जीरो सर इतना बड़ा सा लिखते थे तो हमें पीछे दिखाई देता था ऐसे। और ज़्यादातर टाइम पे तो यह होता था कि क्या बोर्ड पे लिखा जा रहा दिखता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये सब जो पैनल हैं ये तो आए नहीं थे। तो बोर्ड पे ही हमें वाइट बोर्ड होता था, उससे ब्लैक मार्कर से सर लिखते थे, बस ऑडियो सुन करके हम लोग पढ़ते थे, ये होता था। और फीस आप यकीन नहीं करेंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट की 45,000 फीस। कितने एक साल की फीस होती है एक बच्चे की, एक बच्चे। और अब आप एक और बात बताता हूँ, उसमें से
कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जो बस ऐसे बच्चे देखते थे, काउंट करते थे और उसके बाद ये पता करने की कोशिश करते सर कमाते कितना है। वो कैलकुलेटर खोलते थे और उनमें से मैं एक था। नहीं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने टीचरों की बात बता रहा हूँ। उसमें से मैं एक था जो कैलकुलेट करता था कि सर कितना पैसा कमा रहे हैं। एक बच्चे की फ़ीस 45,000 होती थी। एक बैच में 1500 बच्चे होते थे। सुबह से लेकर शाम तक 135 में वो 4 बैच पढ़ाते थे और 246 में 4 बैच, यानी 8 बैच, 15 × 8, 1500 स्टूडेंट 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने टोटल स्टूडेंट हैं, उनको 45,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एक साल की सैलरी होती थी उनकी। अब आप करो स्पीड ऑफ लाइट। हाँ बस 3 टीचर नहीं, ये तीनों अलग अलग टीचर के अलग अलग फीस होते थे। ऐसा मत सोचो कि एक, हाँ सर 1,80,000 बस मजाक कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस कर जाएगा भाई। हाँ कमाओगे, समय आएगा तुम लोगों का भी। एनीवे, मेरे जैसा टीचर नहीं बनोगे तो कमा लोगे। अगर थोड़ा सा 540 मिलियन आ रहा है बस 10 टू द पावर बताओ तुम मुझे। एनीवे, हेडिंग डालने के मैग्नेटिक वेव कैलकुलेट करते रहे ना। मैं आपको बता दूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1500 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 45,000, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8। यही है सर रुपीज में बताओ सर, रुपीज में सर, ऐसा तो अच्छा नहीं। अरे लगा लेना 54 करोड़। अब इसे ठीक है, बाद में अपना जोड़ते रहना कि महीने की कितनी हुई, ठीक है। एक साल का। अरे तो तुम 12 से डिवाइड करके महीना निकाल लो भाई। हाँ, और ज़्यादा क्या, सबर सबर सबर, चलो 10 टू द पावर 7 ले भाई, ले 7 कर देता हूँ। ये एक महीने की हुई। अब सोचो इनके यहाँ ये एक साल की, एक महीने की इनकी सैलरी क्या बेटा? अरे भैया अब सब्र रखो, एजुकेशन इसीलिए होता है ताकि टैक्स चुराया जा सके। और इसमें मुझे एक घटना याद है, सर की एक बता रहा हूँ, पहले माइक बंद कर देता हूँ। और लिखिए बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर, देखें a molecule which have at least one unpaired electron, a molecule which have at least one unpaired electron called paramagnetic molecule, which can affected by magnet, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकते, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल विच कैन अफेक्टेड बाय मैग्नेट। और इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड। ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से उठाया हूँ। ये मैग्नेटिक मोमेंटम है जिसका फॉर्मूला है √n+2, ठीक है, जहाँ n क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोचो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 × 2 1+2 कितना हो गया? 3, तो √3 ये इसका डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा या मैग्नेटिक मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंटम इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और
इन सब चीज़ों के बाद और डायमैग्नेटिक के लिए क्या करोगे बताओ? क्या सारे पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड भी होगा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे ये नोट करने के बाद। बॉन्ड नहीं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर करता है, इससे बॉन्ड बनते हैं। हाँ, दो अलग अलग ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। एनीवे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूल विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, molecule which have all paired electron, molecule which have all paired electron called diamagnetic molecule। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में दो मॉलिक्यूल हुआ, एक हुआ पैरामैग्नेटिक और दूसरा हुआ डाया। एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूल हुए। अब वो समय आ गया जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके हिसाब से, और साथ ही साथ आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और बताएंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। क्या ये बात क्लियर हो गई? तैयार हो? एक एग्जाम्पल से चलो। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, इसे ये हटा देता हूँ इधर, है ना, ताकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हटा देता हूँ। सर पहले 20 एलिमेंट तक का ही होगा ये। हाँ, बस पहले 20। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ये फॉर्मूला म्यू, म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम आता है। ये म्यू है मैग्नेटिक मोमेंटम। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेट बताता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एक मैग्नेट क्रिएट करता है, तो उसका एक मोमेंटम होता है, वो है मैग्नेटिक मोमेंटम। और बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होता है किसी तरफ, उसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से क्रिएट होता है और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम है। अब ये बताएगा एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि n+2, ये इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नोटबुक खोलेंगे ना, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा। एनीवे, अब पहला सवाल है, सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा। तो बताओ H2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है बेटा? अच्छा, मतलब 1 + 1 कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला लूँ या नीचे वाला? तो आपने कहा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, यही हुआ। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने? 2, खत्म हो गया, काम खत्म। इसमें कितने हो जाएंगे? 0। तो बताओ Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या हो गया? Nb - Na/2 कितना हो गया? 2 - 0/2 यानी कि 1। इसका मतलब क्या? बॉन्ड ऑर्डर 1 कहने का मतलब है 2 हाइड्रोजन जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके बीच में केवल एक ही बॉन्ड होगा, इस तरीके से। क्या बात क्लियर हो गई? अब यहाँ तक तो आपने क्लियर, आपने कहा सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब आप मुझे बताएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बताओ क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, अब कैसे आपको पता चलेगा पेयर है अनपेयर्ड है? ये देखो 2 है, तो 2 है तो ऑब्वियसली क्या होगा? पेयर्ड होगा। तो अगर पेयर्ड है तो इनकी वैल्यू क्या हो गई? 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो मैग्नेटिक की मॉलिक्यूल कैसा हो गया? मॉलिक्यूल इज डाई मैग्नेटिक। हाँ बेटा, क्या बेटा? सिग्मा 1s2, यहाँ पे आप 2 लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे ऐसे 2। हाँ हाँ, पता चलेगा ना कौन सा सिग्मा। सिग्मा 2 है, देखो इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा, हमें बताना होना चाहिए कि कौन सा वाला सिग्मा है, तो इसलिए 1s लिख रहे हैं। ये नहीं, ये वाला ये मत लिखो, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बताने के लिए किया था। एक मैंने कर दिया। हीलियम चलो फटाक से करो।
मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पे ये पूरी कॉपी कर लेता हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये 1 से लेकर के 14 तक है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये 15 to 20। तो आपने हीलियम का निकाल लिया बेटा सबने? टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 कंप्लीट हो गया। Nb की वैल्यू बताओ कितनी? 2। ये स्टार है तो क्या है? एंटी बॉन्डिंग है ना। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन? 2। का टोटल कितने हो गए? 4 हो गए कंप्लीट। अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 0। इसका मतलब कि इसके बीच में कोई भी बॉन्ड हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब बॉन्ड ही नहीं बना तो क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो आप लिखेंगे He2 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप सीधे आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देयर आर नो बॉन्ड ऑर्डर या जीरो बॉन्ड ऑर्डर, या आप लिख सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? सर अगर सर एन ए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर अगर सर म्यू पूछा था इसमें तो तब अब जब बॉन्ड ऑर्डर ही मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा तो किस बात का म्यू? हाँ, तो भी जीरो होता है क्योंकि पेयर पेयर दोनों है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, जीरो से ऊपर हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। आओ अगला मॉलिक्यूल फटाफट बताओ। लिथियम बता दो जल्दी से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, आगे क्या होगा? सिग्मा 2s2। पहले सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, सिग्मा 2s2 हो गया। तो 2 2 4 2 6। बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो Nb की वैल्यू हो गई 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बोलूँ तो आपने कहा सर 4 - 2/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो जब लिथियम आपस में बॉन्ड बनाएगा तो कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। बेरिलियम बताओ जल्दी से। बताओ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। दिखा दो अपनी ताकत, कम ऑन। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फटाफट। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। टोटल 8 हो गया। चलो ठीक है, चलो फटाक से बनाओ। कहाँ? Be बेरिलियम है ना। अच्छा Be2। और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या किया। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। बताओ सिग्मा 2s2, सिग्मा अब सॉरी 1 2 3 4 हो गया ना। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, यही हुआ। क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? क्यों? रीजन बेटा क्या है? Nb = Na, तो बॉन्ड ऑर्डर =
4 माइनस 4/2 यानी कि 0। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, B2 बताओ बेटा, B2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चलो कम ऑन, जल्दी करो जल्दी करो। B2 बोरॉन, ऊपर बेरिलियम था, नीचे बोरॉन हो गया। ऑर्डर ऊपर वाला फॉलो करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। इधर देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या है? पाई 2px और पाई 2py। अब इधर देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। क्या ये सही है? गलत जवाब। यहाँ पे 1 और 1 आएगा, क्योंकि अभी बता हुंड रूल। अच्छा हाँ। ओके, अब बताओ, अब बॉन्डिंग NB की वैल्यू बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 2। अब देखो बॉन्डिंग में चाहे सिग्मा हो चाहे पाई, उससे कोई मतलब नहीं है, बस बॉन्डिंग होना चाहिए। तो 2 4 5 और 6, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 6। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला काउंट करते हैं, 2 2 4, स्टार वाली हो गया 4। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 6 माइनस 4/2 कितना हो गया? 2/2 यानी कि 1। यानी कि बोरॉन जब बॉन्ड बनाएगा खुद से तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। सर मतलब सर पाई वाले में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, पाई स्टार अगर होगा तो एंटी होगा ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब P के ऑर्बिटल हम फिल करते थे, 3 ऑर्बिटल ऐसे होता था, तो पहले एक भरते थे, फिर एक भरते थे, फिर एक भरते थे। सेम ऐसे ये एनर्जी बराबर है ना, तो एक एक भरेंगे। एनीवे इधर आओ जल्दी बताओ, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या सारे पेयर्ड हैं? एक घंटा खोज के मार दूंगा अभी। अकेला दिख रहा है, पेयर कर दिया इस बेचारे को। अच्छा खासा जीवन है उसका। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक इधर। तो इस बार n की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 2 + 2 यानी कि 2√2। अब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? बेरिलियम मैंने कर दिया, बाकी आप करोगे। बचा कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फटाफट करो, 4 मॉलिक्यूल बच गए। कार्बन शुरू करो जल्दी से। कार्बन, हाँ, तो यहाँ पे एक अभी एक भरेगा। और कार्बन, हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट, ये पैरामैग्नेटिक कैसा हुआ? देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अभी इसके पहले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो अगर ये नहीं होता, जैसे ऊपर वाले में देखो 2 2 2 2, सब में 2 2 हैं, सब पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। और यहाँ अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक। बॉन्ड वाला 2 है। पैरामैग्नेटिक और म्यू की वैल्यू 2। टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं बेटा? 12। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी शुरू हो जाओ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px एंड पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12। हाँ लिख सकते हो। अब बताओ टोटल NB कितना होगा? 2 2 4 2 6 2 8। Na कितना हुआ?
बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 8 माइनस 4/2 कितना हो गया 4/2 यानी कि हो गया। अब एक बात बताओ, यानी कि कार्बन जब कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाएगा, यही हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया, इस बार ये दोनों डायामैग्नेटिक हो गए। लेकिन एक राज की बात बताओ, एक ऐसी चीज़ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या लोग बताना नहीं चाहते, या फिर एक सवाल होता है जो अक्सर पूरी केमिस्ट्री में सबसे अलग बिहेवियर C2 मॉलिक्यूल करता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, आओ देखते हैं कैसे। आपने अभी तक मैंने आप लोगों को एल्केन एल्कीन एल्काइन में कुछ बॉन्ड बताए थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो मैंने बोला था ये कौन सा बॉन्ड होता है सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड होता है। जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और बाकी पाई होता है, यही होता है, यही सीखा है, पक्का ना। लेकिन ज़रा इधर देखो, C2 मॉलिक्यूल में ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल पूरी केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है जिसके पास सिग्मा है ही नहीं, और उसका रीजन ज़रा इधर देखोगे। अब बताओ, इधर ये जो ऑर्बिटल है कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसमें दोनों बॉन्ड के ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके एक बॉन्ड बनाया, फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसका, फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके फिर से एक बॉन्ड बनाया। दोनों बॉन्ड बनने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं, पाई ऑर्बिटल से, इसलिए इसका नाम पाई बॉन्ड हुआ। दोनों बॉन्ड इसमें सिग्मा, हाँ लेकिन 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 इधर बिल्कुल गलती मत करना, ध्यान देना। C2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, ना कि C2H2 मॉलिक्यूल में। ये C2H2 है और ये क्या है C2 है, तो C2H2 में एक सिग्मा एक पाई है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और यहाँ पे MOT का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आपने दोनों पाई लिखा है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। इस बात को ध्यान देना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एनीवे, अब C2 हो गया, तो बताओ बचा कौन सा N2, जल्दी से बना लो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो बेटा। आपने कहा सर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, उधर से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz। दो इलेक्ट्रॉन 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 2 4, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 10 माइनस 4/2 कितना हो गया 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, यानी कि जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, डन, गुड। पैरा या डाया, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक है। अब O2 और F2 दो और बचे हैं, लगे हाथ कर लेते हैं यार। इस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब एक मिनट इधर देखना, इस बार नीचे वाला यूज हो। पेट दिख रहा है मेरा इसमें वीडियो। ओके, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p z पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y पाई स्टार 2p x इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिर से उन रूल फेल हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला था, ऑर्बिटल ऐसे हैं अगर तो एक इसमें भरोगे फिर एक इसमें भरोगे। अगर दोनों ऑर्बिटल एक ही में भर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन तो फेल हो जाता है उनका। तो अब बताइए सबसे पहले एन बी कितने हैं ढूंढ के बताओ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। एन ए कितने हो गए 2 2 4 5 6। ओके तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 10 - 6/2 दैट मीन्स 4/2 दैट मीन्स 2। यानी जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके डन। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक। अब बताओ एन की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू एक भी हो सकती है। अगर मैं O2 सोचो, अगर O2 की जगह O2 प्लस लिख देता, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है यहाँ से, अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक लास्ट बचा है कौन सा, F2, फटाक से निकाल लो। आपने कहा इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ बदल क्या जाएगा, पाई स्टार 2p x में 2 आ जाएगा और पाई स्टार 2p y में भी 2 आ जाएगा, बाकी सब वही वापस से रहेगा। तो एन बी की वैल्यू बताओ। एन बी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अभी भी 10 ही रहेगा, लेकिन एन ए 2 बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा सर। हाँ बेटा। मतलब अच्छा यहाँ पे जैसे ये दोनों इक्वल है ना, जहाँ जहाँ पे इक्वल का साइन देखे वहाँ पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वापस से 2 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो देखो पहले मेरे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक 15 एक 16, फिर बचे 2 और बच गए, तो एक 17 एक 18, ऐसे कर दोगे। बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा। 10 - 8/2 2/2 यानी कि 1, यानी कि फ्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डाया या पैरा? डाया मैग्नेटिक। जब डाया मैग्नेटिक है तो कैसे μ√3 आ जाएगा? हद है। ओके तो हर एक देखो इस पूरे टॉपिक का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल को देख करके आप ये बताओगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बस इतना बताना है। एक ऐसा तरीका मिल जाए कि ये सब कुछ पढ़ना ही ना पड़े। हाँ बस, क्या मोटी समझ के कुछ और ज़्यादा तो नहीं समझ लिए? हाँ ठीक है। तो इधर सुने पहले, अभी इसका स्टेप बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन अभी ब्रेक नहीं, अब तो ख़त्म होने वाला क्लास। तो आखिरी में बचे हुए 10 मिनट में पूरी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया उसका एक ट्रिक, और ट्रिक के बाद आप सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने किए, इस सब के करने के लायक बन जाओगे। अगर आप में से अभी भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिमाग से निकाल दो। अब वहाँ पे आ जाओ। देखो केमिस्ट्री यही तो अच्छी बात है, स्पेशली मेरी क्लास में। आपको कुछ समझ में आया मत समझो, बस ट्रिक समझ लो, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तैयार हो? ठीक है। इसे हटा दूँ?
इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का एक ही मतलब है, सिर्फ एक ही काम करना है। इसमें आपको पूरी क्लास के दौरान सिर्फ और सिर्फ आखिरी में मॉलिक्यूल देखकर या आयन देख के ये पता करना है किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा। बस इतनी सी बात ना, आओ चेक कर लेते हैं। इसके लिए ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करें। जब आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना है तो या तो पैरा होगा या तो दो ही हो सकता है। आप बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या उसकी पेयरिंग होगी? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है जो पेयर नहीं होगा, और जो पेयर नहीं होगा वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो ऑड वाला क्या हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। सबर रखो, सबर रखो, सब नहीं, एक एटम नहीं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। जैसे अरे रुक जा भाई, जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए H2 प्लस बताओ या H2 माइनस बताओ, 3, तो क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑड हुआ ना? तो ये कैसे हो गया, पैरा या डाया? देखते ही। अब बताओ N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। N2 प्लस बताओ, 13 है, तो पैरा या डाया? पैरा। 13 क्या है? पैरा। और N2 माइनस क्या हो गया? क्या हो गया? पैरा। मतलब सर आप आयंस के केस में होता है। आयंस या मॉलिक्यूल किसी भी केस में अगर आप ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? पैरा। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका मतलब इवन है तो डाया होगा। हाँ, इवन है तो डाया होगा। लेकिन 2 जगहों पे यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे 32 तो आपने पढ़ा है नहीं, 20 के ऊपर गए नहीं, लेकिन फिर भी अभी बस याद रखना, 16 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 32 हो गया, ये सब के सब पैरामैग्नेटिक। इनको छोड़ के सारे जितने मॉलिक्यूल होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे। इवन है तो डायमैग्नेटिक, लेकिन 3 को छोड़ के 10, 16 और 32 ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि हमने इनका एग्जाम्पल देखा, 10 का भी एग्जाम्पल देखा और 16 का भी एग्जाम्पल देखा। तो यह है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब ये जो पैरामैग्नेटिक है कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा? विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन सब के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपने कहा सर हमने मैग्नेटिक बिहेवियर तो समझ लिया, ठीक है, अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखा दो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो रटना चाहते हो रट लो, या तो नहीं रटना चाहते हो तो मत रटो। पहला तरीका, 2 तरीके बताऊँगा, दोनों में जो सिंपल लगे वो कर लेना। पहला ट्रिक इसका है कि आपको याद रखना है बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल है। इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इधर देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, सेम देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी एंटी एंटी। तो क्या होगा? बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको यूज करना है B-A/2। बस हो गया काम, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ये भी नहीं रटना चाहता तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर कोई ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं रटना चाहता, मैं बाबा भी नहीं रटूंगा, मुझे बाबा या से कोई मतलब नहीं है, फिर देखो क्या करें। फिर आपको क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 14 तक जाऊंगा। 14 किसका था? नाइट्रोजन का। कितना बॉन्ड ऑर्डर बना था? 3। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा 3। अब 14 से चाहे तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ चाहे तुम इलेक्ट्रॉन कम करो, 1 इलेक्ट्रॉन के पीछे आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अब बताओ, अगर मैं 14 के बजाय 15 करूं तो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। या मैं बढ़ा के इसे कम करके 13 करूं फिर भी
2.5। तो मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या एक इलेक्ट्रॉन कम करो, बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम होगा? 0.5 से। बताओ आप 16 के लिए बता दो जल्दी से, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए, 20 के लिए, इधर 12 के लिए, 11 के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए, 8 के लिए, उसके पहले यहाँ पे जाओगे फिर से, फिर 4 के लिए। तो अभी फिलहाल ये इतने के लिए काम करेगा। ये 8 से 20 तक हाँ 8 से 20 के लिए काम करेगा। 20 तक ही करने हैं। हाँ 20 तक ही करने, उससे ज़्यादा नहीं। ओके इधर इधर अभी रुको, अभी रुको, अभी इसकी वैल्यू समझ में आएगी जब क्वेश्चन दूंगा। अभी आप सोच रहे हो कि बाबा, आपको लग रहा है बाबा ट्रिपल वी वाला ज़्यादा सही है। हाँ मुझे भी यही लगा था। आपको O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस प्लस, O2 माइनस माइनस। दूसरा सवाल N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस प्लस, N2 माइनस माइनस। तीसरा सवाल NO, NO प्लस, NO प्लस प्लस, NO माइनस माइनस। चौथा सवाल CN, CN प्लस, CN माइनस, CN प्लस प्लस, CN माइनस माइनस। सबका आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 16 से 15 हुआ तो कम हो रहा है ना, 1.5। 15 वाला बताओ। सर आपने 2.5 लिखा है। सर आपने 14 हो गया ना, फिर प्लस लिखा है तो। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। हाँ सही। 16 से 15 हो गया तो 2.5। इधर बताओ 1.5 बढ़ गया ना, तो 17 हो गया तो क्या हो गया 1.5। इधर O2 प्लस प्लस है, क्या 14 हो गया? 14 हो गया तो 3। इधर 18 हो गया तो 1। इधर N2 का कितना होता है? 3। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, 2। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। NO एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 7 कितने हो गए? 15। 15 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2.5। एक कम हो गया, बन गया 14। कितने हो गए? 3। एक और कम हो गया 2.5। 2 बढ़ गया, यानी कि आपके पास 15 और 2 17 हो गया। 17 के लिए बताओ। इधर बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। नाइट्रोजन के पास 7 6 13 के लिए बताओ। CN माइनस में, CN डबल माइनस में, 2.5। CN डबल प्लस में, CN टोटल कितने हुआ? 13 और 2 प्लस गया 11। 11 के लिए सर लेकिन आपने बोला सेम एलिमेंट होगा। आपने बोला सेम है। मैंने कब बोला सेम? सेम ऑर्बिटल बोला था। अरे भैया वो एनर्जी ऑर्बिटल था, S ओवरलैप करता, एटम S थोड़ी था। मान लो इसका S ऑर्बिटल इसके S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, S था ना वो। ठीक है, एनीवे मेरे ख्याल से अब एक बार अगर आपके पास किसी के पास असाइनमेंट होगा तो आप उठाना, कम से कम 25 क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, और कल करके लेके आना। ठीक है, पहले ये तो कवर कर ले भाई। हाँ तो जेई का भी भेज देता हूँ, आज सभी 1 घंटे में पहुँच जाएगा। 1 मिनट और सबर। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मेरे इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता। याद रखो, नॉर्मली होता क्या है, मेरे जितने भी ट्रिक्स हैं वो पूरी केमिस्ट्री में हर एक जगह, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, हर एक चैप्टर में काम करते हैं। लेकिन जब एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन ही है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल, हर एक ट्रिक में एक मॉलिक्यूल छुपा के रखना पड़ता ताकि आपका ट्रिक कोई दूसरा कॉपी ना करे। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो इस पर काम नहीं करेगा, वो है CO+ ना प्लस। बताओ CO के
कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 6 कितना हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 13 के लिए कितना होना चाहिए, बस इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। यही अकेला पूरी केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल पूरी केमिस्ट्री में जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा है, 3.5। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो 4 बॉन्ड बना? नहीं, कोई नहीं, यही सबसे ज़्यादा है, इससे 3.5 होता है। कोई दिक्कत है किसी को? वादे के मुताबिक 6:30 हो रहा है और मैंने आपको ट्रिक भी दे दिया है और ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस भी कर लिया है, और पूरे होते वादे में अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। आप लोग अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए टाटा। हाँ बोल बेटा। कौन? ये जब मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तब जाके बनाए थे सब। नहीं, सिर्फ कार्बन, एक सिंगल मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स पढ़ते टाइम पे हम लोग, मैंने खुद इसलिए बनाया था, और अगर ट्रिक नहीं बनाया होता तो फिर आज शायद ऑल ओवर इंडिया 4th पोजीशन नहीं होती। बाय बाय।